नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की खास पेशकश शख्सियत कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराते हैं जो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए हैं। आज की अगर शख्सियत की बात करें तो राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव और भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष भैराराम सियोल शख्सियत के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन कि फर्स्ट इंडिया जैसे न्यूज़ चैनल जिस गांव और ढाणी तक पहुंच रखता है, उसके लिए फर्स्ट इंडिया वालों को बहुत बहुत अभिनंदन। शख्सियत के इस कार्यक्रम को शूट करने के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की टीम पहुंची है उस निवास पर जहां पर 1972 के लगभग राजस्थान के कद्दावर कांग्रेस नेता परसराम मदेरणा यहाँ आए थे। और कनेक्टिविटी ऐसी देखिए कि जब पहला चुनाव लड़ा तो परसराम मदेरणा की जो पुत्र वधू है लीला मदेरणा को चुनाव में शिकस्त दी, और उसके बाद भले ही एक चुनाव हारे हैं लेकिन हिम्मत नहीं, इसीलिए जब से चुनाव हार गए उसके बावजूद पूरे अपने क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। ये वही भैराराम सियोल हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने के साथ में घर घर गीता और तुलसी का पौधा भिजवाया था। हिंदू संस्कृति जो है, परंपरा जो है, उसका निर्वहन कैसे हो, वो दुआएं आज भी काम कर रही हैं। लोग घबरा भी रहे हैं, परेशान भी हैं, आखिर हमने हरा क्यों दिया। खैर, चुनावी वैतरणी पार करना अलग अलग विषय हो सकते हैं, कई मुद्दे हो सकते हैं, मगर किसानों में जिस तरीके से अभी चर्चा इनकी है, क्या वजह रही कि आप जो है पिछला चुनाव हारने के बाद आज तक आप सक्रिय हैं? ये जैसे जीत हार एक ऐसा लोकतंत्र का अंग है। एक चुनाव कोई तत्कालिक कुछ ऐसे कारण हो जाते राजनीति में, और मैं समझ रहा हूँ कि जैसे अटल बिहारी जी वाजपेयी और इंदिरा गांधी जी भी चुनाव हारे थे। उनके चुनाव हारने के बाद में उन्होंने अपनी स्वीकृति जैसे कोई कम थोड़ी की। हमें हमेशा अपने कर्मों में विश्वास होना चाहिए, अपनी मेहनत में विश्वास होना चाहिए। लेकिन कई बार देखा कि आपके कंधे पर सर रख करके कुछ यूथ रोते हैं कि पता नहीं गलती कैसे हो गई, पछताते हैं कि अगर हम चुन लेते तो आज हम कहाँ होते, विकास के लिहाज से पिछड़ गए हैं, कई तरह की बातें करते हैं। हालांकि जो मौजूदा विधायक हैं वो कहते हैं कि हमने खूब विकास किए हैं। हकीकत की तस्वीर जो है वो क्या है कि यही वही धरती है जहाँ से घर घर से भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उनके घर से निधि वहाँ पर पहुँची है। ये वही ओसिया है जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर किसान परिवारों के रूप में जाना जाता है। हर घर में आज भी आपकी भेजे तुलसी के पौधे की पूजा हो रही, गीता पढ़ी जा रही है। ये आखिर क्या वजह रही? जैसे मेरा परिवार जो है ना, राजनीतिक जैसे पृष्ठभूमि का परिवार नहीं है। हमारी 7 पीढ़ियाँ जैसे खेती बाड़ी के काम है। मेरे पिताजी किसान, 1962 में मेसी फर्गूसन का ट्रैक्टर लिया था। उस वक्त एरिया में ट्रैक्टर भी नहीं होते थे। माताजी पिताजी ने जो हमारे को संस्कार दिए, वो हमारे संस्कार ही ऐसे हैं कि हर एक पूरे ओसियाँ को एक परिवार मानते हुए उनके साथ में मेरा भावनात्मक एक अटैचमेंट हो गया। जहाँ तक आपने जैसे बात रखी है ये जैसे राम मंदिर की, हाँ ये बात ये जैसे सत्य है। हमारे जैसे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी हिंदू समाज में और हमारी सनातन संस्कृति में उनके प्रति अटूट आस्था है, अटूट आस्था है। आज दिन तक हम लोग प्रत्येक वर्ष दीपावली मनाते हैं, पर प्रभु श्री राम का मंदिर नहीं बना था। मुझे जवाबदारी दी हमारे विचार परिवार में। मैं ओसिया विधानसभा क्षेत्र में गया और प्रत्येक घर में गया। मैं समझ रहा हूँ कि पूरे मारवाड़ की सबसे ज़्यादा प्रभु श्री राम की एक ऐसा भव्य मंदिर बने, एक दिव्य मंदिर बने। उसके लिए जैसे शायद सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो ओसिया की जनता का, और ओसिया में जो प्रभु श्री राम के भगत बैठे हैं उन भक्तों का सबसे ज़्यादा योगदान रहा। ये एक संयोग है या एक प्रयोग है ये तो मैं नहीं जानता, तो ईश्वर की देन है। ओसिया के अंदर 75,000 परिवारों में प्रत्येक परिवार को यूनिट मानते हुए हमने श्रीमद् भगवद गीता और एक ऐसा तुलसी का पौधा 6 दिसंबर
10 से हमने वितरण शुरू करना किया और ऐसे लगभग हमारे ऐसे 4 महीने के अंदर अंदर हमने ओशिया के प्रत्येक घर के अंदर श्रीमद् भगवत गीता को वितरण करने का काम कर दिया। हमारी लगभग 10 गाड़ियाँ रोज़ गाँव में निकलती थी और प्रत्येक घर में जाके श्रीमद् भगवत गीता। मैं अपने आप को ऐसा भाग्यशाली भी समझता हूँ। और एक बात आपको पहले कही कि ये संयोग है या प्रयोग मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे 2013 में वोट भी जो उनकी संख्या है वो 75,376 वोट मिले। पहले भगवान कृष्ण खुश थे क्योंकि भगवत गीता थी, इस बार भगवान श्री राम खुश होंगे। आपको लगता है कि भगवान श्री राम और कृष्ण का दोनों को आशीर्वाद आपको मिलेगा? यदि पार्टी जिम्मेदारी देती है तो ऐतिहासिक मतों से आप निकल पाएंगे? देखिए, गीता में कहा गया है आप अपने कर्म करते रहो। एकमात्र हिंदुस्तान का ऐसा विधानसभा क्षेत्र ओशिया है जहां प्रत्येक घर में श्रीमद् भगवत गीता है। ये ऐसा हिंदुस्तान का पहला विधानसभा क्षेत्र होगा, नंबर 1। नंबर 2, जब देश के प्रधान सेवक ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब जापान के प्रधानमंत्री जी को श्रीमद् भगवत गीता भेंट की, तो उस दिन मैं वो उनका टीवी का कार्यक्रम देख रहा था, तो मेरा मन गद हो गया कि देश के प्रधानमंत्री जी आज उपहार स्वरूप श्रीमद् भगवत गीता जापान के प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं। तो मेरा तो जीवन ऐसे ही सफल हो गया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात का निवेदन भी करूंगा प्रधान सेवक जी से कि श्रीमद् भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए। पर सर, प्रयोग से और संयोग से वोट नहीं आते हैं, वोट मेहनत से आते हैं। आप पिछले 4.5 साल चुनाव हार गए, दिल्ली नहीं गए, आपकी जो वहाँ पर सल्तनत है, जो कामधंधा छोड़ दिया आपने, कि नहीं जनता माई बाप है, और सूबे के मुख्यमंत्री भी कहते हैं जनता माई बाप है। अब आपका भविष्य तो भाग्य तय करेगा, लेकिन जो आप जिनसे आप हारे हैं, रोज उनकी पोस्ट आती है, आज ये विकास के काम हुए, आज ये विकास के काम हुए, आज इतने करोड़ की योजना स्वीकृत हुई है, और खुद रात और दिन भागने की बात करती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी घोषणाएं सिर्फ और सिर्फ मैं समझ रहा हूँ ये तो थोती घोषणाएं हैं। हमारे वक्त में आदरणीय वसुंधरा जी ने 2 दिनों के लिए विधानसभा को स्थगित किया। ओलावृष्टि और अतिवृष्टि का हमने पूरे क्षेत्र का सर्वे किया और 84 करोड़ रुपए का हमने क्षेत्र के किसानों को मुआवजा दिलाया। कांग्रेस बता दे आपने कब मुआवजा दिया, कितने तारीख को दिया और किन किन किसानों को दिया? कोई लिस्ट हो तो उजागर करे। ओशिया की कर दे, मेरे गांव मांडिया की कर दे, पूरे राजस्थान की उजागर कर दे। सिंगल पैसा नहीं मिला। क्या पिछले 4.5 सालों के अंदर जो आपको विद्युत, जो कृषि के कार्यों के लिए जो आपकी सप्लाई हुई है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? अभी वर्तमान के अंदर हालात ये हैं भाई साहब, मेरी खुद की ट्यूबवेल 2 बार उसका मोटर और पंप चल गया। एक बार मोटर और पंप चल गया तो ऐसा 50,000 रुपये मैं जाके उस ये मिस्त्री को जाके दे के आऊँगा। ऐसे मेरे गांव के अंदर लगभग 25 से 50 किसानों के मोटर और पंप चल गए, तो वोल्टेज ही आपके पूरे नहीं मिल रहे। अब आप ये कह रहे हो कि हमने ऐसा विकास के मुद्दे खूब किए। कानून और शांति व्यवस्था की बात करें, सड़क की बात करें, जल की बात करें, बिजली की बात करें, किसानों की समस्याओं की बात करें, क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं उनमें और आप जो आरोप लगा रहे हैं बहुत सारा अंतर है। अंतर क्यों है? सच्चाई क्या है? ऐसा सच्चाई तो आप भी जैसे जोधपुर शहर से आए हैं, वहाँ से यहाँ तक जो सड़कें देख ही ली, और अभी उसमें कुछ आपको डाउट है तो आप ओशिया का एक बार पूरा विजिट कर लीजिए, तो आपको सड़कों का तंत्र आपको समझ में आ जाएगा। जगह जगह गड्ढे पड़े हैं। यहाँ ऐसे 3 बार एक्सीडेंट हुआ है। जो हमने हमारे टाइम में 750 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया है, उनका पेचवर्क भी ये लोग नहीं करा पाए। अब आप ऐसे कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, तो कानून व्यवस्था में मैं आपको क्या बताऊँ। पूरे जोधपुर जिले के अंदर सबसे ज़्यादा ओशिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर मर्डर हुए। यहाँ सामूहिक निर्मम हत्याएं हुई। लेकिन आप कई तरह के आरोप लगे। सरकार कह रही है हमने बहुत अच्छा काम किया, सरकार रिपीट होने जा रही है, मंत्री भी बोल रहे हैं, एमएलए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, जनता भी बोल रही है महंगाई राहत शिविर कैंप है, आपके घोषणाएं हैं। जो विकास के दावे किए जा रहे हैं वो जल जीवन मिशन के तहत जैसे है
अपने देश के प्रधान सेवक ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा वो उच्च जलाशयों का पैसा जो मिला है ना, केंद्र सरकार का पैसा है। किसान जो परिवार लोग परेशान है, वो रोज वहाँ कभी धरना देते कलेक्ट्रेट पे, कभी जाते हैं डिस्कॉम के ऑफिस। आप किसान नेता हैं, आप किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, आप उनके साथ तो सरकार आपकी सुनती नहीं है, ये कहने का तरीके में कोई फर्क है? देखिए, पिछले 4.5 सालों के अंदर हमने तो पूरा संघर्ष ही किया है। हमने कोरोना काल के अंदर यहाँ पर 23 अगस्त को लॉकडाउन किया था और हमने सरकार से मांग की कि कम से कम हमारे कोरोना काल के 4 महीने के 6 महीने के बिजली के बिल माफ़ कर दो। इस बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए। फिर हमने सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन किया कि कम से कम जो किसानों को बिजली दो वो अच्छे वोल्टेज में दो। आज भी लगभग एमडी ऑफिस के बाहर 10 से 15 हज़ार किसान धरने पे बैठे हैं। वो किस लिए बैठे? इसलिए बैठे कि आपके वोल्टेज नहीं मिल रहे। अब जब वोल्टेज नहीं मिल रहे तो किसान के मोटर और पंप जल रहे हैं। एक एक किसान का मोटर और पंप जलता है तो मिनिमम 25-50 हज़ार रुपये मिस्त्री को देके उसको ठीक कराना पड़ता है। लेकिन अभी आपने पेपर लीक की बात की, तो पेपर लीक का मामला खुला, कार्रवाई हुई है। आपने भ्रष्टाचार की बात की, हर दूसरे तीसरे दिन जो भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं। ऐसे वर्तमान विधायक के सामने ये कहा जा रहा है कि ये किसान से 10,000 रुपये पटवारी रिश्वत मांग रहा है, लेकिन वर्तमान के विधायक मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मतलब किसान झूठ बोल रहा है और पटवारी सही बोल रहा है। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आ रही है। अरे सबूत चाहिए तो किसान देने के लिए तैयार बैठा है। अभी अभी यहाँ एक शिक्षक पकड़ा है एसीबी ने, तो कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है? तो आप देख सकते हैं शख्सियत के अब ब्रेक से पहले के जो आरोप प्रत्यारोप की बात है, हकीकत की बात है, बयां की है बहराम सिंह ने। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि राजनीतिक भविष्य क्या है, आपके मन में क्या चल रहा है और कौन कौन प्रतिद्वंदी है, पार्टी की लाइन क्या है, पार्टी की विचारधारा क्या है, क्यों यहाँ पर पैराशूट उम्मीदवार को पसंद नहीं किया जाएगा, आखिर कैसे ओसियां से भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार लगाएगी। कई सारे मुद्दे हैं, कई सारे सवाल आपसे फिर मुखातिब होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शख्सियत कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ शख्सियत के रूप में मौजूद हैं राजस्थान सरकार के पूर्व संसद सचिव बहराम सिंह। ब्रेक से पहले हमने आपके द्वारा जो लगाए गए आरोप हैं उनकी बात की थी और अब सिलसिला है पार्टी में भविष्य का। पार्टी में भविष्य कार्यकर्ता खुद ही लिखता है और जब कोई व्यक्ति अपने मन में आकलन करता कि मैं कोई रेस क्यों हार गया, तो संभवतः पूरे राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसे भाजपा के नेता होंगे जो हारने के बाद में अपना काम धंधा छोड़कर जनता के हित में और सुख में जुट गए। लेकिन जनता क्या चाहती है वो वक्त बताएगा, पार्टी क्या चाहती है ये समय आ चुका है। ओसिया में कई सारे दावेदार हैं, कुछ पैराशूट हैं, कुछ गली से आ रहे हैं, कुछ नुक्कड़ से आ रहे हैं, कुछ सिफारिश है। हम जिस यहाँ घर में बैठे हैं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आई हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश जो सतीश पूनिया है और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी आए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो प्रभाव पार्टी के अंदर बहराम सिंह का, जी आपको आपके प्रभाव का लाभ मिलेगा। आप जो टिकट तो एक को मिलना है और फिर उसके साथ में जुटने जाना होता है, पार्टी यही कहती है। लेकिन ये जो आपकी ऊपर तक अप्रोच है, मोदी जी के साथ भी आपका काफ़ी अच्छा संबंध बताया जाता है, कैसे टिकट निकाल करके वेतन नहीं पार करेंगे? ऐसे भारतीय जनता पार्टी का जिसमें आम कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी में आम कार्यकर्ता की उसकी इज्जत होती है। यहाँ हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है वो अनुशासित कार्यकर्ता है, जिसको बोलना चाहिए कैडर बेस्ड पार्टी। अब जो प्रभाव है वो तो आम कार्यकर्ता काम करता है और हर एक आम कार्यकर्ता का प्रभाव होता है। आम कार्यकर्ता ही रीढ़ गिरती है आपके राजनीतिक जीवन में। हमारे पार्टी के जो श्रेष्ठ और वरिष्ठ जो नेतृत्व है उनसे सबसे मिलने का मौका मिलता है। प्रत्येक कार्यकर्ता को पूर्ण सच्चाई और ईमानदारी के साथ अनवरत जिस मेहनत करते रहना चाहिए और यही भारतीय जनता पार्टी है
कि एक चाय बेचने वाले इस व्यक्तित्व को देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी है जो बेहराराम सियोल, जो तिवरी के अंदर दूध बेचने वाले को ओशियां का विधायक बनाते हैं। ये आम कार्यकर्ता की पार्टी है। देखिए, चाय और दूध का कनेक्शन होता है। मोदी जी चाय बेचते रहे, आप दूध बेचते रहे, वो वहाँ पहुँच गए, संसदीय सचिव तक तो आप भी पहुँचते। लेकिन मान लीजिए सर्वे में आपका नाम ऊपर चल रहा है, राजकुमारी ऊपर चल रहा है, सब लोग कहते हैं टिकट मिलेगा, जीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि टिकट मिलने को लेकर के अभी खूब सारे रेस में काफ़ी दावेदार हैं। कहीं आपको लगता है कि आपकी नैया पार हो जाएगी? हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर व्यक्ति मान नहीं होता है, पार्टी की विचारधारा मान होती है। और मैं समझ रहा हूँ कि पार्टी हमें आदेश देगी कि ओशियां से चुनाव लड़ना है तो ओशियां से लड़ेंगे। पार्टी ने आदेश दिया कि आपको ओशियां से चुनाव नहीं लड़ना है, पार्टी ने कह दिया कि आपको संगठन में काम करना है तो संगठन में काम करेंगे। लेकिन सर, एक भ्रम है, अब आपकी रिश्तेदारी उस परिवार से हो चुकी है जो कभी आपका प्रतिद्वंदी रहा है, और ऐसे में लोगों में वो भ्रम कैसे टूटे? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप सब एक हैं? हम लोग एक पारिवारिक जीवन जीते हैं। आपके परिवार के रिश्ते आपके कहीं पर भी हो सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि राजनीतिक विचारधारा साफ और स्पष्ट है। जहाँ राजनीतिक जैसे विचार की बात आती है, हमने पूरे दमखम के साथ 2018 में चुनाव लड़ा। वो तो कुछ ऐसे तत्कालिक कारण रह गए, नहीं तो 2018 में ही हम इनको लगभग 40,000 वोटों से हरवा देते। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अब अगला चुनाव जो वर्तमान के विधायक महोदय वो लगभग 50,000 से ऊपर आ रहेगी। लेकिन आपके हार के दावे के पीछे बड़ा आधार क्या है? आधार देखिए, ऐसा 5 साल 2013 से 18 तक लोगों ने मुझे भी जांचा और परखा। 2018 से 23 के बीच में वर्तमान विधायक को भी ऐसा जांचा और परखा। दोनों की तुलना हो जाएगी। और मैं तो एक चीज़ डंके की चोट पे कहता हूँ, कांग्रेस के किसी भी 5 एमएलए को बुला लो और उनके साथ में, मेरे साथ में, आपके चैनल के माध्यम से डिबेट करा लो कि क्या विकास के कार्य हुए हैं। अगर कोई प्रतिद्वंदी आपका है, चाहे पार्टी के भीतर या पार्टी के बाहर, आपको शिकस्त देना चाहे तो क्या कर सकता है? अब देखिए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, दुखिया फिरे संसार। हमने तो हरि से हेत किया, इसलिए हम तो अपना आप में बहुत खुश है। पटकनी कौन देगा, इस सवाल का जवाब तो जनता के पास है, और जनता ही स्पष्ट रूप से उनको किसको पटकनी देनी है और कैसे कैसे पटकनी देनी है, वो ऐसा सारे दाव पेच है, वो जनता के पास है। लेकिन आपके चेहरे का जो भाव है, जो ओज है, जो खुशी है, उत्साह है, उमंग है, और आपको लगता है कि टिकट तो जस्ट बस आने वाला है, मेरे पास ही आने वाला है, ऐसा आपकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है, तो आप कहाँ शीर्ष तक अपनी बात किस रूप में कह चुके हैं? और आपको लगता है कि जो पिछला आपका रिकॉर्ड रहा है और जो 4.5 आप सक्रिय हो, तो ऐसा क्या एक ठोस कारण है कि टिकट आपको दिया जाए? ये बात आपको किसने कह दी कि हमारा टिकट फाइनल है? मैं कहता हूँ वो ऐसा राजस्थान की 200 विधानसभा क्षेत्र में किसी का टिकट फाइनल नहीं है। टिकट फाइनल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा, केंद्रीय नेतृत्व करेगा और प्रदेश नेतृत्व करेगा। अब हमारे चेहरे पे ओज है, हमारे चेहरे पे खुशी है, हम रोज़ जनता के बीच में जाते हैं, जनता की सेवा करते हैं। अब ऐसा खुशी और ओज तो अब ये तो भगवान का दिया हुआ वरदान है। चुनावी मौसम, माहौल, उत्सव शुरू हुआ है, उसमें ढोल नगाड़े बजने से लेकर के प्रचार और शुरू हो गया है, दावेदारी मजबूत हो गई है, भीड़ तंत्र साफ दिखाई दे रहा है, अप्रोच दिखाई दे रही है, बायोडाटा तैयार करें, नए कपड़े सिलाए गए हैं, और ऐसे में उनके उत्साह के आगे आप जिस कॉन्फिडेंट हैं। लेकिन आप तो ये बताएं कि आप दिल्ली काफ़ी आते जाते हैं, हालांकि व्यवसाय आपने थोड़ा सा डाउन कर दिया है, राष्ट्रीय शीर्ष नेतृत्व आपका है, आपको क्या लगता है यहाँ जो दूसरे दौड़ रहे हैं, कोई ऊपर से आना चाह रहा है, कोई किसी अप्रोच, कोई पिछली बार चुनाव हार गया वो आना चाह रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी है। आपके केंद्रीय कार्यालय में या प्रदेश कार्यालय में आपके बायोडाटा देने से पहले सिर्फ आपका नाम बता दो, भारतीय जनता पार्टी के पास में सारी सूचनाएं हैं। अब कोई दाएं से आए, कोई बाएं से आए, कोई पैराशूट से आए, कोई नुक्कड़ से आए, कोई गली से आए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? सारे ही
कि सारी जानकारी, सर्वे रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास में सारी रिपोर्ट है। ओसिया की जनता ने आपको बहुत प्यार दिया है शख्सियत के इस कार्यक्रम में, चूंकि आप आए हैं, आप उस जनता को क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ओसिया की ये जो जनता को एक ही बात कहना चाहूँगा, 2013 से 18 तक ओसिया को मैंने पूरा एक परिवार मानकर मैंने सेवा की है। मैंने 60,000 बीमे माननीय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत में मैंने संघीय की निजी राशि से उनके खाते खुलवा के, और आज वो जनता याद कर रही है प्रधानमंत्री जी मोदी जी के डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट से उनको कितना फायदा हो रहा है। ओसिया की जनता आज याद कर रही है। केंद्रीय विद्यालय बना, आज ओसिया के छोटे छोटे बच्चों का भविष्य वहाँ पर ठीक हो रहा है, जिसका माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी हाल फिलहाल में उसका लोकार्पण किया, उसका फायदा मिल रहा है। 750 किलोमीटर सड़क बनी, जनता याद कर रही है। लगभग 650 नए पेयजल नलकूपों को मैंने खुदवाया, जनता याद कर रही है। स्कूलों में नई बिल्डिंगें बनाई, जनता याद कर रही है। नई मंडी खोली, दो जनता याद कर रही है। दो महाविद्यालय खोले ओसिया के अंदर और बावड़ी के अंदर, जनता याद कर रही है। और ओसिया को शुद्ध और स्वच्छ राजनीति देने का काम किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ईमानदारी की कहूँगा, श्रीमद् भगवद गीता की कसम ऐसे खा के मैंने प्रत्येक ओसिया के परिवार को अपना परिवार मानते हुए पूर्ण ईमानदारी के साथ में सेवा की है। और उस सेवा का ही मुझे आज ऐसा लाभ मिल रहा है कि वर्तमान विधायक को लोग विधायक ही नहीं मानते। अब जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग मुझे इतना लाड और प्यार देते हैं, तो उसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो शख्सियत में देखा आपने किस तरीके से राजस्थान सरकार के पूर्व संसदीय सचिव और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर जाट नेता बहराम सियोल ने जिस तरीके से अपनी बातें कही हैं। हालांकि कुछ बातें वो छुपा गए कि आखिर उनका ऊपर तक अप्रोच क्या है, वो इतने कॉन्फिडेंट क्यों है, लेकिन उन्होंने अपने जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे पार्टी कांग्रेस हो और चाहे भाजपा, उनको कई तरह के सवाल जो है सोचने का मौका दे दिया है। राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन चुनाव का समय है और चुनाव के समय में कई तरह के बयानबाजी होते हैं, तीर छोड़े जाते हैं। इस शख्सियत कार्यक्रम में हमारी कोशिश यही थी कि आपने जो कामकाज किए हैं या भविष्य में समय मिलने पर, जिम्मेदारी मिलने पर क्या काम करेंगे, उनको एक्सपोज करना था। आगे अगले एपिसोड में किसी और शख्स से होगी फिर मुलाकात, तब तक दीजिए इजाजत।